संकुलन और आज हम पढ़ रहे हैं यौगिकों का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या। यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या। देखो कल हमने दो संरचनाएं पढ़ी थी, HCP और CCP। वैसे आपको नोट्स में इनके डायग्राम बना करके भी दिए हुए हैं, किंतु डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते। वैसे समझने के लिए बताए गए हैं डायग्राम कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी पर तीसरी कैसे, तीसरी पे चौथी कैसे, किस सिचुएशन में रखी हुई है। यानी पहली परत को जो HCP संरचना है उसमें पहली और जो तीसरी परत को समान रंग से दर्शाया गया है, और जो CCP है उसमें पहली परत को और तीसरी जो परत है उसको असमान रंग से दर्शाया गया है। यानी चौथी परत को, पहली परत और चौथी परत का रंग समान दिया गया है डायग्राम में। किसमें? CCP में। और HCP में पहली और तीसरी का रंग समान दिया गया है। यानी पहली और तीसरी का रंग समान है, वो किस बात को दर्शाता है कि पहली परत के ठीक ऊपर कौन सी होती है? तीसरी। और CCP में पहली परत का जो रंग है उसके इक्वल, उसके समानार्थी रंग, यानी उसका रंग मान लो सेम रंग कौन सा दर्शाया गया है? चौथी परत में वो रंग दर्शाया गया है। यानी CCP की जो पहली परत है उसके ठीक ऊपर कौन सी परत होती है? जो नोट्स में जो आपको डायग्राम बताए गए हैं उसमें इनके रंग के आधार पर परतों को दर्शाया गया है, ताकि ढंग से समझ में आ जाए। आज हम पढ़ रहे हैं यौगिकों का सूत्र या यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या। देखो HCP संरचना हो चाहे CCP संरचना, दोनों संरचनाओं में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं, यानी रिक्तियां बनती दोनों में। और रिक्तियां दो प्रकार की, एक तो चतुष्फलकीय और दूसरी रिक्तियां कौन सी हैं? अष्टफलकीय। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां ये कैपिटल T वाली, और जो अष्टफलकीय रिक्तियां वो कैपिटल O वाली, यानी ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब देखो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें दो चीजें, एक ऋणायन है और एक धनायन है। ऋणायन और एक क्या होता है? धनायन। कि ऋणायन हमेशा क्या करेगा? निबिड़ संकुलन बनाता है। क्या बनाता है? निबिड़ संकुलन बनाता है। कौन है? ऋणायन। और धनायन होता है वो हमेशा रिक्तियों में भरा जाता है। धनायन हमेशा रिक्तियों में भरा जाता है, रिक्तियों में भरा जाता है। यानी HCP और CCP संरचना का निर्माण कौन करेगा? ऋणायन करेगा। यानी ऋणायन हमेशा निबिड़ संकुलन बनाएगा और जो धनायन बच जाएगा वो रिक्तियों में भरा जाएगा। यानी बड़ा धनायन होगा तो बड़ी रिक्ति कौन सी है? बड़ा धनायन है वो अष्टफलकीय रिक्तियों में, और यदि धनायन छोटा है तो वो कौन सी रिक्तियों में भरा जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्तियों में। बड़ा धनायन अष्टफलकीय रिक्तियों में तथा छोटा धनायन होता है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में भरा जाता है। अब देखो आपको बताया था जो एक कण होता है उसके लिए दो तो क्या बन रही थी? दो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं, यानी 2n चतुष्फलकीय रिक्तियां। और एक कण था उसके लिए एक क्या बनती है? अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। यानी एक कण के लिए कुल कितनी रिक्तियां हो गई? 3 रिक्तियां बनती हैं, जिसमें 2 चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अब आपको पता है धनायन और ऋणायन की संख्या लगभग बराबर ही होगी। अब आपको पता है एक कण के लिए 3 रिक्तियां बन रही हैं, तो सभी रिक्तियां भरेंगी क्या? नहीं भर पाएंगी। क्यों? क्योंकि रिक्तियों की संख्या ज्यादा और कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कण कम होने के कारण सभी रिक्तियों में कण नहीं भरे जाएंगे, यानी संपूरित रिक्तियों की संख्या। यानी यौगिक का सूत्र कौन निर्धारित करेगा? संपूरित रिक्तियां। जो रिक्तियां भरी हुई हैं वही यौगिक के सूत्र का निर्धारण करेंगी। यौगिक के सूत्र का निर्धारण कौन करेंगी? जो रिक्तियां भरी हुई हैं, यानी संपूरित रिक्तियों की संख्या ही किसका निर्धारण करती है? यौगिक के सूत्र का निर्धारण करती है। देखो क्या बताया इसमें, दोबारा देखो कि
ऋणायन होता है वो HCP या CCP संरचना बनाता है। ये कहो कि ऋणायन निबिड़ संकुलन बनाता है। कि धनायन होता है वो क्या करेगा, रिक्तियों में भरा जाएगा। ऋणायन CCP तथा HCP संरचना बनाता है, यानी निबिड़ संकुलन बनाता है। और धनायन होता है वो रिक्तियों में भरा जाएगा। यदि बड़ा धनायन है तो अष्टफलकीय रिक्तियों में, और छोटा धनायन है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों में भरा जाएगा। अब देखो रिक्तियों की संख्या क्या है, ज्यादा है कणों से, तो सभी रिक्तियां नहीं ढकती हैं, सभी रिक्तियां नहीं भरती हैं या ढकती हैं। यानी जो रिक्तियां ढकेंगी वही क्या होंगी, संपूरित रिक्तियों की संख्या और यौगिक के सूत्र का निर्धारण है। जो रिक्तियां ढकेंगी वही यौगिक के सूत्र का निर्धारण करेंगी। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आता है। ये तो नॉर्मली बेस पर बताया था कि ऋणायन क्या होता है, निबिड़ संकुलन बनाता है। धनायन रिक्तियों में भरा जाता है। जो अष्टफलकीय रिक्तियों में बड़ा धनायन और चतुष्फलकीय रिक्तियों में छोटा धनायन। ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में कैसे, ऐसे सूत्र नहीं, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन कि संपूरित रिक्तियों की संख्या बताइए या यौगिक के सूत्र का निर्धारण कीजिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप में आता है। और कैसे आता है न्यूमेरिकल टाइप, अलग टाइप में देता थोड़ा सा। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि कोई यौगिक थोड़ा ऊपर ले लेता हूं क्वेश्चन, क्योंकि नीचे सॉल्व भी करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप में हो गए। कोई यौगिक M व N परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है या बना हुआ है। N परमाणु CCP बनाता है। देखो यहाँ CCP लिखे चाहे HCP, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो CCP या HCP बनाएगा वो ऋणायन होगा। यानी यहाँ ऋणायन कौन है, N परमाणु CCP बनाता है तथा M परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता है। कोई यौगिक M व N परमाणु से मिलकर बना हुआ है। N परमाणु CCP बनाता है। M परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र निर्धारित कीजिए। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा या निर्धारित कीजिए। मानो सूत्र क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आ जाए, उनमें हम ध्यान क्या रखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया अगले ने, आंसर में क्वेश्चन में अगले ने दिया है। अब देखो इसका आंसर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, N परमाणु CCP बनाता है। N परमाणु CCP बनाता है। देखो अष्टफलकीय रिक्तियां हमेशा कणों की संख्या के क्या होती हैं, बराबर। तो देखो N परमाणु के इक्वल होंगे, यानी N परमाणु की संख्या किसके बराबर होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर। N परमाणु CCP बनाता है, अतः N परमाणु की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर होती है। क्योंकि जितने कण होते हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। तो जो N परमाणु की संख्या किसके बराबर होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर। अब देखो M परमाणु का जिक्र करते हैं। M परमाणु कौन सी रिक्तियों में, अब यहाँ ईसा एक बार नहीं लिखेंगे, अब ये देखेंगे चतुष्फलकीय में या अष्टफलकीय में। M परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है।
रिक्तियों में उपस्थित है। आपको पता है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो कणों से कैसे होती हैं? दोगुनी। m परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है तो m की संख्या n से कैसी होगी? दोगुनी उपस्थित है। अतः m परमाणु n परमाणु से दुगुने होंगे। यानी n परमाणु 1 होगा तो m कितने होंगे? 2। क्यों? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों से क्या है? दुगुनी है। धनायन है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है तो संख्या क्या होगी? डबल। यहां ध्यान रखना कि अष्टफलकीय रिक्तियों में ऋणायन उपस्थित नहीं है, क्योंकि ऋणायन और धनायन की संख्या क्या है? इक्वल है। तो जितने धनायन है उतने क्या है यहाँ? ऋणायन है। तो ऋणायन की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर। और देखो m परमाणु यहाँ भी वही कंडीशन में है, किंतु चतुष्फलकीय रिक्तियों में है तो क्या होगा? दुगुना हो गया उसकी कंडीशन। क्या हो गया? तो n बराबर क्या आ गया? 1 आ गया और m बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। सूत्र क्या हो गया? nm2। किंतु nm2 सूत्र इसका सही नहीं है। nm2 सूत्र कब सही होता? nm2 सूत्र जब सही होता कि जब m परमाणु 100% चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता। अब बताओ 100% चतुष्फलकीय रिक्तियों में नहीं है, सिर्फ कितना है? 2/3, 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो देखो हम क्या करेंगे? जनरली सूत्र तो nm2 है, किंतु m परमाणु किसमें? 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। अतः m को 2/3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 2/3 से। m2 और 2/3। अब देखो 2m2 nm2 गुणा 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n m4/3। 3 को इधर ले आओ, n3m4। यानी यौगिक का सूत्र क्या हो गया? n3m4। किंतु धनायन को पहले लिखा जाता है तो ये सूत्र जनरली रूप में कैसे लिखे जाएंगे? ये सूत्र लिखेंगे m4m3, यानी धनायन को पहले। देखो न्यूमेरिकल को वापस देखो, क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ मिलेगा। अब क्वेश्चन में देखो n परमाणु क्या कर रहा है? सीसीपी बनाता है। n परमाणु सीसीपी बनाता है, कोई नई बात नहीं रहे, प्रश्न में दिया हुआ है n परमाणु सीसीपी बनाता है। अतः n परमाणु की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर होती है। क्यों अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर क्यों हुई? इनकी संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर इसीलिए हुई क्योंकि अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती हैं वो कणों की संख्या से हमेशा कैसी होती हैं? कणों की संख्या के बराबर। तो n परमाणु की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों के क्या है? बराबर। अब देखो जो m परमाणु है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या से कैसी होती है? दोगुनी होती है। तो m परमाणु n परमाणु से कैसे होंगे? दुगुने। यानी n का मान 1 मान के चले तो m का मान कितना हो गया? 2। यानी जनरली जो सूत्र हो गया वो हो गया nm2। जो जनरली जो सूत्र है वो क्या हो गया? nm2। अब देखो nm2 हो गया, किंतु nm2 सूत्र सही कब होता? जब रिक्तियां चतुष्फलकीय जो थी वो पूरी की पूरी भरी हुई हो। अब पूरी की पूरी भरी हुई नहीं है, कितनी है? 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां भरी हुई है और 2/3 भरी हुई है तो 2/3 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर आ गया nm4/3। 3 को इधर ले आए तो n3m4 हो गया। धनायन को पहले लिखते हैं तो सही सूत्र क्या होता है? m4n3। ठीक है। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल और बताता हूं। देखो कोई यौगिक दूसरा कोई यौगिक Fe तथा O परमाणु से मिलकर बना हुआ है। O परमाणु HCP बनाता है।
यहाँ देखो HCP और CCP पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी दे गला, CCP दे चाहे HCP, यहाँ HCP भी लिख सकते हैं, CCP भी लिख सकते हैं। अब देखो एक ही परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय की जगह अब की बार ले लिया हमने अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या कर दिया, कोई यौगिक Fe व O परमाणु से मिलकर बना हुआ है, O परमाणु CCP बनाता है, O परमाणु क्या करता है, CCP बनाता है, और Fe परमाणु 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। कौन सी रिक्तियों में? 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो आपको आंसर में क्या लिखना बताया था आपको कि पहले हम ऋणायन का जिक्र करते हैं। अब बताओ ऋणायन कौन होता है? जो CCP या HCP बनाता है वो ऋणायन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि O परमाणु CCP बनाता है, CCP बनाता है, अतः O परमाणु की संख्या, O परमाणु की संख्या, O परमाणु की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर होती है, अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर होती है, रिक्तियों के बराबर होती है। अब धनायन कौन है? Fe। Fe परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। अब अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है, रिक्तियों में उपस्थित है, अतः Fe परमाणु, देखो चतुष्फलकीय में होता तो कणों से क्या होता? दुगुना, और आपको पता है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों से क्या होती है? समान। चतुष्फलकीय में होता दुगुने हो जाते हैं, किंतु अब की बार अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है, अतः Fe परमाणु O परमाणु के समान होंगे। अब दुगुने नहीं होंगे, समान। क्यों? अब की बार धनायन किस में है? अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती हैं वो कणों की संख्या के क्या होती हैं? समान, जबकि चतुष्फलकीय क्या होती हैं? दुगुने। देखो O को पहले लिखो चाहे Fe को लिखो, O का मान 1 है, Fe का मान भी क्या होगा? 1, क्योंकि समान। यानी जनरली सूत्र क्या हो गया? FeO। ये सूत्र सही कब होता? जब Fe परमाणु 100% किस में उपस्थित होता? 100% अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता, किंतु ये कितने में है? 2/3 में। तो हम Fe को कितने से गुणा कर देंगे? 2/3 से, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ गया? Fe2, सूत्र आ गया इसका Fe2O3, यानी धनायन पहले है। ठीक है, ये अपने दो न्यूमेरिकल हो गए। किस टॉपिक से? यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या। उसमें जनरली बताया जरूर था आपको, एक बेसिक जानकारी के लिए, वरना एग्जाम में आता है तो ये न्यूमेरिकली आएंगे, कोई उस टॉपिक को नहीं पूछेगा। यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या, वो तो एक बेसिक जानकारी के लिए बताया। क्या था कि धनायन होता है वो रिक्तियों में भरा जाता है, और ऋणायन होता है वो निबिड़ संकुलन यानी CCP व HCP बनाता है। जो बड़ा धनायन होगा वो कौन सी रिक्तियों में भरा जाएगा? अष्टफलकीय में। और छोटा धनायन होगा वो कौन सी रिक्तियों में? चतुष्फलकीय। सभी रिक्तियां नहीं भरेंगी, जो रिक्तियां भरती हैं वो यौगिक के सूत्र का क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। यौगिक के सूत्र का ऐसा निर्धारण, क्योंकि भरी हुई रिक्तियों से किया, क्योंकि 2/3 अष्टफलकीय तो 2/3 से गुणा किया, यदि और कुछ होता तो उससे गुणा कर देते, यानी भरे हुए अंश से गुणा किया जाता है, तब यौगिक के सूत्र का क्या होता है? निर्धारण। ये अपना टॉपिक कौन सा हुआ? यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या। इसमें दो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिक्तियों के बारे में एक क्वेश्चन अलग से और आता है, मोल के रूप में पूछ लेता है। तो देखो कभी कभी रिक्तियों की संख्या पूछता, उसके लिए एक सूत्र याद रखना आपको, रिक्तियों की संख्या
रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है? देखो मोल, कितने मोल में है, मोल को हम अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। क्योंकि मोल को अवोगाद्रो संख्या से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कणों की संख्या जाएगी। क्या जाएगी? कणों की संख्या। और फिर रिक्तियां, एक कण के लिए कितनी रिक्तियां बनती? एक कण के लिए बनी रिक्तियां गुणा किससे कर देंगे? एक कण के लिए बनी रिक्तियों से गुणा कर देंगे। ये सूत्र हो गया, रिक्तियों की संख्या बराबर मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या गुणा एक कण के लिए बनी रिक्तियां। अब देखो क्वेश्चन देखें, मोल ऐसे कैसे पता चलेगा कितना मोल है? जैसे क्वेश्चन दे दिया अगले ने 0.5 मोल, कुछ भी दे सकता है, मैं एक जनरली रूप से बात कर रहा हूं कि 0.5 मोल HCP या CCP कुछ भी लिख सकता है। 0.5 मोल CCP संरचना में बनने वाली रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, बताइए। किंतु अपने को मेन चीज क्या है कि जो क्रिस्टल जालक यानी सीसीपी प्रकार के क्रिस्टल जालक में बनने वाली रिक्तियों की संख्या, मेन चीज ध्यान किसका देना है? रिक्तियों की संख्या। कि रिक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो सूत्र आपके पास है रिक्तियों की संख्या निकालने का, मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या गुणा एक कण के लिए बनी रिक्तियां। देखो मोल कितना दिया हुआ है? 0.5। कभी कभी यहाँ कैपिटल आयन देता है तो भी कंफ्यूज मत होना, यही लेना है 0.5। आपको पता है अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02, 2 भी लेते हैं कैलकुलेशन सही हो, और वैसे 2-3 भी लेते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6.022 लो चाहे 2-3 लो, यहां मैं 2 ले रहा हूं। 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब एक कण के लिए बनी रिक्तियां, ये आपको क्या बताया था कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो कणों से दुगुनी होती हैं, और जो कौन सी होती हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं वो कणों की संख्या के समान होती है। अब हमने ये तो पता ही नहीं किया कि कौन सी रिक्तियां। अब देखो यहां हमें बेसिक मानना पड़ेगा कौन सी रिक्तियां। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, पर ये नहीं कौन सी रिक्तियां अष्टफलकीय हैं या चतुष्फलकीय हैं या कुल है। अष्टफलकीय, यहां रिक्तियों की संख्या पूछे तो देखो क्या होता है, चतुष्फलकीय भी ज्ञात करनी है, अष्टफलकीय भी ज्ञात करनी है और कुल ज्ञात करनी है। ऐसे भी लिख सकता है इस क्वेश्चन को, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय तथा कुल रिक्तियों की संख्या। मैं तीनों निकालने बताऊंगा आपको। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखो मोल तो ये हो गया, अवोगाद्रो संख्या हो गई। अब आपको ध्यान क्या रखना, एक कण के लिए बनी रिक्तियां। अब आप बताओ एक कण के लिए कितनी रिक्तियां बनती हैं? सोच के देखो, आपको बताया हुआ पिछले टॉपिक में कि एक कण के लिए रिक्तियां बनती हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी बनती है कण के लिए? 1। और चतुष्फलकीय कितनी बनती है? 2। और कुल कितनी बनती है? 3। तो कितने से गुणा करेंगे? 1। 3.011 गुणा 10 की घात, ये क्या हो गई? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकीय की बात करेंगे तो चतुष्फलकीय की बात करेंगे तो 0.5 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा, क्या करेंगे बताओ? एक कण के लिए कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं? 2। तो 2 से गुणा कर दिए, कितना आ गया? 6.022 गुणा 10 की घात 23। और कुल रिक्तियां जो कुल रिक्तियां ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो जो कुल रिक्तियां होती हैं वो 3 हो गई, 0.5, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 या 10 की घात 23 गुणा 3, कितना आ गया? ये आएगा कैलकुलेशन करने पर 9.066
गुणा 10 की घात है 3 आएगा, 6 नहीं आएगा सर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा 9.033, यानी 0.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 1.5 आएगा, और 6 का आपको तो 6.022 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 9.033 आएगा, और घात सेम की सेम आ गई, यानी रिक्तियों की संख्या आ गई। पहले क्या आई? अष्टफलकीय रिक्तियां, फिर आई चतुष्फलकीय रिक्तियां और कुल रिक्तियां। जो अपना सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है? रिक्तियों की संख्या ज्ञात करने का, मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या गुणा एक कण के लिए बनी रिक्तियां। मोल को लिख देंगे, अवोगाद्रो संख्या को लिख देंगे, फिर एक कण के लिए बनी रिक्तियां के लिए क्या यूज करेंगे वो देखो। यदि अष्टफलकीय पूछेगा तो अष्टफलकीय रिक्तियां एक कण के लिए कितनी होती हैं? 1 होती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां, क्योंकि कणों की संख्या क्या होती है? समान होती है, तो 1 से गुणा करेंगे। चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती हैं वो कणों की संख्या से कैसी होती हैं? 2 गुणी होती हैं, तो कितने से गुणा कर दिया? 2 से। और जो कुल रिक्तियां होती हैं, एक कण के लिए जो कुल रिक्तियां होती हैं वो 3 होती हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। यानी रिक्तियों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये होगा। बस ध्यान क्या रखना है, चतुष्फलकीय है तो एक कण के लिए कितनी रिक्तियां? 2। अष्टफलकीय है तो एक कण के लिए कितनी रिक्तियां? 1 रिक्ति बनती है। और यदि कुल रिक्तियों की संख्या पूछता है तो एक कण के लिए कितनी रिक्तियां? 3 रिक्तियां। आज हमने सूत्र का निर्धारण करना और रिक्तियों की संख्या ज्ञात करना पड़ा। अब देखो, आपको एक रिक्ति के बारे में अलग से एक छोटा सा न्यूमेरिकल और बताता हूं। उसमें यह पूछता है कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या दे देता है और फिर कण की त्रिज्या दे करके उसमें संबंध पूछता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करा देता हूं, देखो। हाँ, न्यूमेरिकल ही है, 3 न्यूमेरिकल हो गए, चौथा ये न्यूमेरिकल टाइप का है। देख लो क्वेश्चन आता वो कैसे आता, देखो। यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर और कण की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर व कैपिटल आर में संबंध निकालिए या संबंध बताइए। देखो, आपको अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में बताया था कि अष्टफलकीय रिक्ति में पहली परत के त्रिकोण घनत्व पर दूसरी परत का त्रिकोण घनत्व होता है। किंतु वैसे जनरली रूप से हम अष्टफलकीय संरचना पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं कि बीच में एक वर्ग होता है और ऊपर और नीचे एक एक बंद होते हैं। इस तरह से यानी अष्टफलकीय संरचना क्या होती है, जैसे ये वर्ग है, इस वर्ग को ऐसे लिया है, एक बंद ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में, और इस बंद से चारों कोणों पे इस तरह से बंद होते हैं, यानी वो अष्टफलकीय संरचना होती है। तो यहाँ हम कणों के रूप में इमेजिन करेंगे कि त्रिकोण घनत्व वाले भी नहीं मान सकते और इस रूप में भी नहीं मान सकते। तो कणों से बेस रूप से क्या करेंगे कि हम 6 कण ले लेकर के ऊपर वाले कण को छोड़ देंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे। 4 कणों को बेस मान करके ये संबंध ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो, एक कण ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो, इन चारों कणों के केंद्रों को मिलाएंगे तो वर्ग प्राप्त हो गया। देखो, अब एक कण यहां आएगा और एक कण नीचे की साइड में, यानी एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करेगा। तो यहां हमने बेस रूप से मान लिया ए बी सी डी, यानी एक वर्ग हो गया, और वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो ए है, स्मॉल ए है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? अब देखो, ये बीचों बीच एक लाइन खींच रहा हूं मैं। देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है कि अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति ये है, तो देखो अष्टफलकीय रिक्ति त्रिज्या आर दे रहा, तो पूरे का पूरा आर लेंगे तो व्यास आ जाएगा, यानी 2 स्मॉल आर आ जाएगा। और गोले की त्रिज्या या कण की त्रिज्या क्या दे रहा है? कैपिटल आर। तो यहां हमने क्या ले लिया? कैपिटल आर और कैपिटल आर। ये दोनों क्या हो गए? कैपिटल आर हो गए। और जो अष्टफलकीय जो रिक्ति है उसकी त्रिज्या क्या आ गई? स्मॉल आर है, किंतु व्यास क्या आ गया इसका? स्मॉल 2r, आर। ये तो कण की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या और अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर, तो ये 2r हो गया। और ये 3 त्रिज्या, देखो व्यास नहीं है, व्यास पूरा होता r और r, ठीक है, अलग से ले।
अब अपने को एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, देखो ये कर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये भी भुजा A होगी, सारी भुजा A ही है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC बराबर ज्ञात करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब मान रख दो कि जो AB का मान कितना है, A है, और BC का मान भी कितना है, A, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहां ले लूंगा AC बराबर 2A स्क्वायर के वर्ग, यानी AC बराबर क्या आ गया, √2A, क्या आ गया, √2A। अब देखो एक AC बराबर क्या है, एक AC बराबर, ये समीकरण एक मान लिया, और एक AC बराबर क्या है, 2R, यानी स्मॉल 2R प्लस कैपिटल 2R, चाहे पहले ये लिखो बाद में, ये आगे बेस रूप से मैं पहले कैपिटल वाला लिख देता हूं, कैपिटल 2R प्लस स्मॉल 2R, ये समीकरण 2, यानी दोनों AC बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दो, 2R प्लस 2 स्मॉल r √2A। अब देखो A की वैल्यू देखो, A बराबर क्या होता है, A ये भुजा है, देखो यहां से लेकर के यहां A, यहां से लेकर यहां R बेस में लें तो आपको पता है इतनी त्रिज्या R है, तो ये भी त्रिज्या ही है, ये भी R और ये भी R, R कौन सा, कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा भी कैपिटल R, यानी R कितना हो गया, 2R हो गया, A का मान कितना हो गया, 2R, तो 2R प्लस स्मॉल 2R √2, यहां क्या ले लिया, 2R। एक बार इसमें 2R का भाग लगा दो, इस समीकरण में हम 2R का भाग लगाएंगे तो देखो क्या होगा, 2R में 2R का यहां भाग लगेगा तो क्या जाएगा, 1 प्लस स्मॉल r बटे में r √2, सॉरी ये तो है ही नहीं, एक ही जगह तो मान रख दिया, 1 प्लस r बटे r और √2 आ गया, √2 आ गया। अब मान रख दो, देखो अब r बट या लगा दो, या r बटे कैपिटल R, क्योंकि हम दोनों का समझ ज्ञात कर रहे हैं, R कैपिटल R। अब देखो √2 माइनस 1, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे दिखाई दीजिएगा, फिर भी थोड़ा सा यूज कर लेता हूं, एक लाइन आएगी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल r बटे कैपिटल R, स्मॉल r बटे कैपिटल R, √2 का मान होता है 1.414 माइनस, ये क्या आ गया, जो टोटल स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर 0.414, यानी R बराबर हो गया 0.414 कैपिटल, ये समझ आ रहा है, यानी संबंध पूछा है किसमें, स्मॉल r और कैपिटल R। इसके लिए क्या किया, देखो हमने अष्टफलकीय रिक्ति का एक बेस माना, उसमें 4 गोले लिए, ऊपर वाला और नीचे वाला गोला हमने नहीं लिया, क्योंकि 6 कणों से घिरी होती है, तो यहाँ एक वर्ग बना दिया, वर्ग के रूप में हमने इस तरह से एक विकीर्ण डाला, जो एक समकोण त्रिभुज एबीसी का निर्माण किया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये AC का मान सूत्र से निकल गया, फिर मान रख दिया हमने कि AB बराबर भी क्या है, A है, और BC बराबर भी क्या है, A, तो A स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर लगा हुआ है, फिर AC बराबर हमने 2A स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाला तो √2 तो आ गया, और A स्क्वायर का जो वर्गमूल लिया तो A आ गया। अब AC बराबर देखो, एक तो समीकरण ये बन गया अपना, इस डेरिवेशन से AC बराबर √2A, एक देखो AC बराबर क्या है, AC बराबर क्या है, देखो R और R, 2R ये हो गया, 2 स्मॉल r ये हो गया, तो क्या हो गया, 2R प्लस 2 स्मॉल r। अब दोनों को बराबर रख दिया तो अपने पास ये आया, ये आने के बाद में देखो A का मान अलग से वैल्यू, A बराबर देखो हम क्या रख सकते हैं, A की दूरी इतनी है, तो ये भी कैपिटल R और ये भी कैपिटल R, दोनों को मिलाया तो क्या आया, 2R, तो यहाँ 2R आ गया।
अब देखो 2r का भाग लगा दिया, इसमें क्या कर दिया 2r का भाग लगा दिया तो आ गया 1 प्लस r बटे r रूट 2। अब देखो r बटे r इधर एक को इधर ले गए तो रूट 2 माइनस 1 आ गया। अब इसका मान रख दिया तो ये समझ अपना आ गया r बराबर 0.414 आज के लिए ये 4 न्यूमेरिकल पूरे हुए। कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसमें समन्वय संख्या ज्ञात करेंगे और संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे। ठीक।